माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज रोहित, स्वागत करता हूं आप सभी गाइड ग्राउंड पे, आपके प्यारे रोहित सर की क्लास में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पार्ट, जो है नेचुरल वेजिटेशन। जनरली नेचुरल वेजिटेशन में क्या क्या होता है कि पांच टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। वो पांचों टाइप के फॉरेस्ट में पढ़ा रहा था लास्ट लेक्चर में, जहां पर हमने माउंटेन फॉरेस्ट और जो लास्ट स्वयं फॉरेस्ट बचा है उसके बारे में हमें पढ़ना है, और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाएगा। इतना सा देखो, जनरली क्या होता है ना, बहुत से टीचरों की आदत होती है खींचने की। जनरली जो चैप्टर्स होते हैं जिन्हों को जितना पढ़ाना चाहिए, लाइक मैं आपको बात बताऊं कि मैंने आपको एवरग्रीन पढ़ाया। अब एवरग्रीन में मैं आपको पीएचडी करवा दूं तो वो कोई सेंस वाली बात नहीं है, समझ पा रहे हो आप। यदि मैं आपको एवरग्रीन में पीएचडी करवा दूंगा तो मतलब क्या निकलेगा सर, जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है। क्लास 11th में हमें जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, और क्लास 11 जो है वो यूपीएससी लेवल का है सर। जनरली क्या होता है ना, हम बोलते हैं कि यूपीएससी लेवल है, कोई चीज एसएससी लेवल है, कोई चीज बैंक लेवल है, तो वहां पे ये जो चीज होती है ना, ये कि यही चीज आती है वहां पे भी। मतलब जो आप क्लास 11th में फॉरेस्ट के 5 टाइप पढ़ रहे हैं, सपोज दैट द क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन बन जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर बिलोंग्स टू द माउंटेन फॉरेस्ट एज वेल एज फॉर द स्वैम्प फॉरेस्ट एज वेल एज फॉर द दिस फॉरेस्ट एंड पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ दिस एरियाज एंड एटसेट्रा। लाइक तो यूपीएससी में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जरा एक बार मेरे साथ सुनेंगे। वो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, लिखा हुआ है ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आर लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन देगा एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव 200 सेंटीमीटर्स अबव रेनफॉल, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट हैव रेनफॉल अराउंड 70 to 100 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेटमेंट है जो कि है माउंटेन फॉरेस्ट, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि बबूल इज द एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट, थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट जो कि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, सपोज करिए स्वैम्प फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई पॉइंट बता दे। ये सवाल यूपीएससी सवाल है। ये आपको लग रहा होगा कि कमजोर सवाल है, वो कमजोर सवाल इस वजह से क्योंकि हमने नेचुरल वेजिटेशन पढ़ लिया है। बट यदि जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, उनके लिए ये बहुत अपर लेवल का सवाल है, जिनको एक भी पॉइंट में, सपोज करिए मैं आप लोगों को एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बता तो रहा हूं। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट में जरा सा भी किसी को ऊपर नीचे है कि यार 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है, या 220 से होती है, या 250 से होती है, मैं इसके बारे में कुछ श्योर नहीं हूं, तो वो उसका आंसर वहीं पर गलत है। बात समझ में आई है? तो ये जो हमने पढ़ा है, ये कोई कम लेवल का नहीं पढ़ा है। भले ही हमने कम टाइम में पढ़ा है, लेकिन कम लेवल का नहीं पढ़ा है। जनरली बहुत सारे टीचर्स आपको 2-2, 3-3 घंटे में चैप्टर क्लियर करवाएंगे, जो बेसिकली इस वजह से क्योंकि उनकी इनकम बढ़ती है। जितना ज्यादा टाइम वो पढ़ाते हैं उतनी ज्यादा इनकम उनको मिलती है। बात समझ में आ रही है? इससे किसका लॉस है? इसका आप ही का टाइम का लॉस है। जनरली आपको पढ़ना है तो वो चीजें पढ़ लीजिए जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। जनरली वही चीजें हैं जो सारे टीचर्स पढ़ाएंगे, बट टाइम ले लेके मतलब एक ही चीज में घास काटते रहेंगे एंड एक्सेट्रा एंड ऑल। तो बेसिकली क्या करना है आप लोगों को, और भी बहुत सारी जगह है जहां पर आप चाहो तो जा सकते हो, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। ये कंटेंट कोई पैसे हम इससे कमा भी नहीं रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है आप सभी को। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहां पर जाके आप ये पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। भले ही आप फिर किसी भी टीचर से पढ़ो, वो आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पर जनरली मैं अपने स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, लिमिटेड टाइम में सारी चीजें पढ़ा देता हूँ। भले ही मैंने अभी इतना ज्ञान दिया है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज ये बताइए कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। एसएससी में इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, मैं पहले ही बता देता हूँ आप सभी को। एसएससी में जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो टाइगर रिजर्व से आ जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व से आ जाते हैं, सेंचुरी से आ जाते हैं, रिवर सिस्टम, जनरली ड्रेनेज सिस्टम ज्यादातर आता है, और ज्योग्राफी में बहुत सारे पॉइंट्स है। लाइक जब मैंने आप लोगों को क्लास 11th में सबसे पहले सोलर सिस्टम पढ़ाया था, सोलर सिस्टम से बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कभी भी। मैंने आप लोगों को जब फिजियोग्राफी पढ़ाया था तो इंडिया की कंडीशंस बताई थी, लेकिन लाइक एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, तो मैं हर लेक्चर में आपको बताता ही रहता हूँ लगभग। तो लैटिट्यूड एल्टीट्यूड से क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेचुरल वेजिटेशन जो चैप्टर नंबर 5 है हमारी ज्योग्राफी का, आज हम उसका सेकंड सेगमेंट करेंगे, जो सेकंड लेक्चर लेंगे। सेकंड लेक्चर में जनरली क्या करूंगा, है तो 5 से 7 मिनट का लेक्चर, लेकिन मुझे भी लेक्चर खींचना है क्योंकि 10 मिनट का वीडियो तो मैं डाल नहीं सकता।
बात समझ में आ रही? 10 मिनट का वीडियो इस वजह से नहीं डाल सकता क्योंकि कोई स्टूडेंट देखेगा ही नहीं, वो सोचेगा मास्टर टाइम पास करके चला गया। तो जिसको वहां से देखना है तो आप आगे स्किप कर करके देख सकते हैं कि मैं माउंटेन फॉरेस्ट कब से स्टार्ट करूंगा। मैं इससे पहले एक बार रिवीजन करवाऊंगा जितना मैंने पढ़ाया है। और मैं ये कहना चाहूंगा, यदि आप लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं ली हुई है कोई इशू नहीं है, आप सेकंड क्लास में आ जाओ, आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं हमेशा यही करता हूँ। और आपको सेकंड क्लास भी नहीं लेनी है, आप मत लीजिए, आप इसका Q&A सेशन में आ जाना। जितना मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जितना कोई आपको एक लेक्चर में पढ़ाता है, 3-3, 4-4 घंटे की क्लास लेते हैं कोई भी टीचर, मैं यहाँ पर 1-1 घंटे की 3 क्लास लूंगा और 3 बार चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा आपका। एक बार आज फिर से मैं दूसरी बार करवाऊंगा और तीसरी बार जब मैं इसका Q&A करवाऊंगा फिर से इसका चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा। और Q&A आप ऐसे बना लोगे सब चुटकियों में। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, है ना? ओके, सो बेसिकली बस यही देखना था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग फॉर नेचुरल वेजिटेशन, चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके प्यारे रोहित सर की क्लास में। हम जो पढ़ने वाले हैं, मैं आप लोगों को बस एक बार रिपीट करवा देता हूँ। जनरली इसमें पेन वगैरह का यूज नहीं करूंगा, आप भी नहीं करें। ईयरफोन लगाएं कानों में, ईयरबड्स लगाएं या फिर ऐसे फोन को ऐसे लेके बैठ जाओ और बस आंख बंद करके सुनो जो मैं बोलना चाहता हूँ। देखो, पहला पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया वो ये था, नेचुरल वेजिटेशन वर्ड से समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्लांट कम्युनिटी से बिलोंग करता है। यहां तक बात समझ में आ गई। और हिमालय की जो हाइट्स होती है, हिमालयन की हाइट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग एल्टीट्यूड का मतलब होता है जनरली ऊंचाई से। तो हायर एल्टीट्यूड, फिर लोअर एल्टीट्यूड, मिडिल एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड यदि चेंज होगा, ऊंचाई चेंज होगी तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो होगा। ऑब्वियसली बात है सर, आज जमीन पर कोई अलग फसल होती है, कोई सीढ़ी नुमा फसलें होती है, पहाड़ों पे अलग फसलें होती है। तो अलग अलग हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग फसलें होती है, जो कि हिमालयन रीजन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे इंडिया का मैप है, ये जरा देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है लेफ्ट साइड वाला, जो कि केरला महाराष्ट्र वाला जो रीजन आता है, कर्नाटका वाला, ये आपके वेस्टर्न घाट में आता है। वहीं पर मैं वो आंध्र प्रदेश के बारे में बात करूंगा, या फिर मैं बात करूं ओडिशा के बारे में, या फिर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ इधर आ जाएगा, ओडिशा इधर है। तो ओडिशा जो है वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल से जो टच करता है, कोस्टल लाइन, जो कोस्टल एरिया है। तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाला जो एरिया है वो आपका ईस्टर्न घाट कहलाता है। ईस्टर्न यानी पूर्वी घाट, जो पूर्व डायरेक्शन कौन सी है, आसाम वाली डायरेक्शन पूर्व डायरेक्शन है। वेस्टर्न डायरेक्शन कौन सी है, जो जयपुर वाली जो डायरेक्शन है, राजस्थान वाली, वो वेस्टर्न डायरेक्शन है, राजस्थान गुजरात वाली। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्यों गया? अंडमान निकोबार आइलैंड नीचे मिलेगा। इसका ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ये वाला जरा देखने की कोशिश करेंगे। वेयर इज द पेन? ये पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये दिख रहा है आपको? ये वाला, ये यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ये वाला जो पॉइंट है ना आपको, ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये आपको पॉइंट यहाँ पर वो देखने को मिलेगा। वो है, उसका नाम है, मैं पेन नहीं उठाऊंगा आज, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। चलो उठा लेता हूँ, माफी चाहता हूँ। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, माउस से राइटिंग, हैंड राइटिंग सही आती नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट का नाम है सर इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, राइट। तो हमें याद रखना है ये वाली बात भी। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में ऊपर वाला जो आइलैंड है वो है अंडमान, नीचे वाला है निकोबार। अंडमान में भी अपर अंडमान है, जैसे नॉर्दर्न अंडमान बोलूंगा, मिडल अंडमान है, फिर उसके बाद में बोलूंगा लिटिल अंडमान है, लोअर अंडमान है। तो ये चीजें याद रखनी है। निकोबार में भी हाँ, एक चीज और याद रखना, अंडमान निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो जनरली अंडमान के अंदर आती है। ठीक है, निकोबार में ग्रेट निकोबार, बात समझ आ रही है, कोर निकोबार, और इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लिटिल निकोबार। ये 3 टाइप के आइलैंड यहाँ पर मिलेंगे। अंडमान निकोबार आइलैंड भी जो जनरली लोगों के घूमने का जो जगह है, मालदीव्स, जो कि अपने भारत के जो यहाँ वाला जो एरिया है ना, ये यहाँ का ये आपको मालदीव्स दिखेगा। तो अंडमान निकोबार आइलैंड भी बेहतरीन जगह है घूमने के लिए, लोगों के घूमने के लिए। अंडमान निकोबार आइलैंड भी कोई कम अच्छी जगह नहीं है, बहुत बेहतरीन जगह है, बहुत महंगी जगह है। अमीर लोग जनरली शौक करते हैं इसी जगह जाने का।
मिडिल क्लास फैमिली पहाड़ों पे घूम लेते हैं। दैट्स इट। जनरली हम लोग अब नाहरगढ़ चले जाते हैं घूमने, और नाहरगढ़ दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ नाहरगढ़ घूम लो और मस्त मजे मार लो। चल यही होता है सर। हम लोग जनरली ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हमारे बस की नहीं है मालदीव या फिर, मैं तो मालदीव बोलूंगा लेकिन अमीर लोगों से बोलते हैं मोलदीव्स। बात समझ में आ रही है? चलिए, रईस जादव के शौके सर, रईस तो लोग होते हैं, हमारे बस की कहाँ बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक बार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट समझ में आ गया। अंडमान निकोबार आइलैंड समझ में आ गया। वहां पर क्या मिलेगा? आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। क्यों सर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों मिलेंगे? देखो जनरली क्या होता है ना कि इन घाट्स पर बारिश ज्यादा होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, हालांकि वेस्टर्न घाट पे कम होती है, वेस्टर्न घाट पे ज्यादा होती है विद कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे बिकॉज ऑफ कोस्टल एरिया। और डेल्टा एक रीजन है विद टाइडल फॉरेस्ट, जो कि मैंग्रोव्स बोलते हैं, जिन्हें मैंग्रोव्स बोलते हैं। द डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ द राजस्थान आर नोन फॉर कैक्टाई। कैक्टाई के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में कि कैक्टस के जो पौधे होते हैं वो जनरली आपको राजस्थान, जो रेगिस्तान वाला एरिया है, थार डेजर्ट, वहां पर आप लोगों को कैक्टस वाले पौधे ज्यादा मिलेंगे। एंड वाइड वेराइटी ऑफ बुशेस एंड थॉर्नी वेजिटेशन डिपेंडिंग अपॉन द वेराइटीज ऑफ ए क्लाइमेट एंड द सोइल। ऑब्वियसली बात है कि अलग अलग क्लाइमेट पर, अलग अलग सोइल पर अलग अलग टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेगी। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर इस तरीके की मिट्टी है। सपोज करो सोइल के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो ब्लैक सोइल है, ब्लैक सोइल पे आपको अलग मिट्टी देखने को मिलेगी। ब्लैक सोइल एक अलग टाइप की मिट्टी है जहाँ पर कपास की खेती जनरली होती है, और जिसे कॉटन सोइल बोला जाता है। जनरली ब्लैक सोइल को कॉटन सोइल बोला जाता है। तो ब्लैक सोइल है, रेड सोइल है, लेटराइट सोइल है, जितने भी मैंने आपको 8 टाइप की सोइल बताई थी, फिर से सुनेंगे, 8 टाइप की सोइल बताई थी मैंने आपको। 8 टाइप की सोइल में एक है एरिड सोइल, अलुवियल सोइल, एरिड सोइल, रेड सोइल जिसे येलो सोइल भी बोलते हैं, ब्लैक सोइल। कितने हो गई सर? 4 हो गई। सलाइन सोइल, लेटराइट सोइल कितनी हो गई सर? 6 हो गई। सलाइन सोइल, लेटराइट सोइल, और आपकी 2 सोइल और बची है, जिसमें एक आता है मुझे अभी क्लिक नहीं हो पा रहा है, मे बी जैसे फॉरेस्ट सोइल, एक फॉरेस्ट सोइल होती है, 7 हो गई, और एक मैं अभी क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, मे बी कुछ ना कुछ छूट रहा होगा इधर उधर। तो उस टाइप की 8 सोइल मैंने टोटल पढ़ाई है। तो ऑब्वियसली बात है कि अलग अलग सोइल पर अलग अलग टाइप की जो होती है वो होती है फसलें होती हैं, और अलग अलग क्लाइमेट पे भी अलग अलग फसलें होती हैं। जिस प्रकार, अभी एक बात बताइए मुझे कि केरला को मसालों का शहर कहा जाता है, केरला को जहाँ पर मसाले सबसे ज्यादा होते हैं, वो इस वजह से नहीं है ना सर क्योंकि आप राजस्थान या एमपी में बना सकते हो क्या मसालों का शहर? नहीं सर, अलग क्लाइमेट है, अलग सोइल है, अलग नेचर है। केरला में ही क्यों नारियल के पौधे होते हैं, ज्यादातर नारियल के पेड़ होते हैं। अलग सोइल है, अलग नेचर है, अलग क्लाइमेट है, सब सारी चीजें डिपेंड करती है। जनरली आप देखने को ये बात ध्यान देंगे कि जब लैटिट्यूड चेंज होता है, जब लॉन्गिट्यूड चेंज होता है ना, तो टाइम पीरियड भी चेंज होता जाता है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है पहले। जनरली 4 डिग्री चेंज होने पर 1 मिनट का, 1 डिग्री चेंज होने पर 4 मिनट का फर्क पड़ता है। 1 डिग्री चेंज होने पर 4 मिनट का फर्क पड़ता है। लेकिन जब भारत ने एक स्टैंडर्ड टाइम रेखा मानी हुई है, जो कि IST, जो कि स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, जो वहां के अकॉर्डिंग 82.5 ईस्ट डायरेक्शन में जो है, वहां के अकॉर्डिंग हमने जो ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम, जो GST वाली जो लाइन है, वो हमने सेलेक्ट की हुई है, और वहां से हम इंडिया का सब जगह का सेम टाइम जनरली हम देखते हैं। इंडिया का भारत का एरिया कम है, 7वें नंबर पर आता है, जबकि आप कनाडा के बारे में बात करूंगे जो कि विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। वहां पर आपको आई थिंक 5 है, रशिया में 9 है, सर कनाडा में 5 या 7 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन रशिया में 9 है। पहले जब USSR हुआ करता था, मतलब जो USSR जो जनरली सोवियत संघ वाला जो होता था, तो वहां पर 11 टाइम्स लाइन्स थी, लेकिन अभी 9 है। ठीक है, सो ये चीजें मैंने आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है जो लास्ट क्लास में नहीं पढ़ाया था। चलिए, on the basis of certain common features such as predominant vegetation type of climate region, Indian forest can be divided into various type। 5 टाइप में मैं डिवाइड करूंगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल वाला एरिया है। ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है कि 23.5 से मैं बात करूंगा, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन पे, 23.5 साउथ डायरेक्शन पे। जो ऊपर वाली मैं बोलूंगा कर्क रेखा, मुझे इंग्लिश में नहीं पता है फिर से क्या बोलते हैं,
नीचे वाली रेखा है मकर रेखा, जिसे मैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलूंगा। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कर्क रेखा को बोलते हैं या मकर रेखा को बोलते हैं, वो आप लोग एक बार देख लेना। तो मैं बोलना चाहूंगा कि कर्क रेखा जो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और मकर रेखा जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, दोनों के बीच का जो एरिया होता है वो ट्रॉपिकल एरिया होता है। वहां पर सूरज की किरणें सीधी गिरती हैं और उसे टोरिड जोन भी बोलते हैं। उसके ऊपर वाला जोन है जो जनरली जहां पर आर्कटिक जो सर्कल देखने को मिलेगा और नीचे अंटार्कटिक सर्कल देखने को मिलेगा जो 66.5 डायरेक्शन पे होता है। उसके आगे के बारे में मैं बात करूंगा तो पोल आ जाते हैं, जनरली वो पोलर एरिया हो जाता है। तो मैं 5 टाइप के फॉरेस्ट में आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें पहला है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या सेमी एवरग्रीन बात कर लो, दूसरा है आपका ट्रॉपिकल डिसिडियस बात कर लो, तीसरा है आपका ट्रॉपिकल थ्रोनी बात कर लो, चौथा है माउंटेन और पांचवा है स्वैम्प फॉरेस्ट, राइट। जरा देखिए, मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि मैंग्रोव जो है, आप लोगों को जरा जो मैं क्या बोलना चाहूंगा कि जो डेल्टाइक रीजन होते हैं, जनरली सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा रिवर डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहां पर किन नदियों से मिलकर बना होता है? जनरली गंगा ब्रह्मपुत्र का होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलने से सुंदरवन डेल्टा बनता है, जो कोलकाता के वहां पर और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा बंगाल का बांग्लादेश का पार्ट है, वहां पर जो सुंदरवन डेल्टा है। और सुंदरवन डेल्टा में जनरली बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहाँ पर स्पीशीज बहुत ज़्यादा होती हैं। थोड़ा सा ठंड है तो मेरे को ऐसे करना पड़ता है ना, ठंड थोड़ी सी ज़्यादा एकदम से ऐसा कोल्ड लगता है ना, और खड़े होकर क्लास है ना ठंड में बहुत, क्योंकि मैंने कुछ नहीं पहना हुआ है, सिर्फ टी शर्ट है और ऊपर जैकेट ऐसे डाली हुई है। पैक भी नहीं कर सकता क्योंकि माइक वगैरह फिर लगाने का इशू रहता है। और नीचे सिर्फ आप लोग जानते हैं कि शॉर्ट्स पहनते हैं सब, शॉर्ट्स लोअर पहनते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं सब। मैं जनरली शॉर्ट्स पहनना पसंद करता हूँ, तो इस वजह से मेरे को ठंड लग रहा है, तो ठंड में मेरे को ऐसा करना पड़ता है। तो आप गलत मत समझना कुछ भी कि मेरा कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। तो ठंड लगती है तो बस ऐसा, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों की क्लास लेना जरूरी है। अब चूंकि लॉकडाउन लग चुका है, कोरोना आ चुका है, स्कूल बंद कर दिए गवर्नमेंट ने, सारे स्कूल बंद कर दिए, तो अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग बंद किया। वो आप ही लोगों की सेफ्टी के लिए है। खूब एंजॉय कीजिए इन दिनों को और अच्छे से पढ़िए जो पढ़ाया जाता है। उससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी हो तो आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। बाकी मैं तो चाहूँगा कि आप एंजॉय करो। देखो जिंदगी वो है ना, जीने के है 4 दिन, पता नहीं आज शायद चौथा ही दिन हो। जिंदगी 4 दिन की और रात हो सकता है कि चौथा ही दिन हो, सुना होगा ना। तो वो बस ध्यान रखना है, खूब एंजॉय करना है, फैमिली के साथ खुश रहना है और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना है। आपको जो राइट साइड में जो इमेज दिखाई दे रही है, उसका नाम, वो जनरली अमेज़न जो रिवर है वहां पर ये जो अमेज़न फॉरेस्ट है वो है। और मेरी सबसे फेवरेट बेसिकली पिक्चर होती है ये वाली। मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगता है, सब दिल करता है कि मैं यहाँ पर घूमने जाऊँ। और सब मालदीव्स वगैरह में क्या रखा है, सब जो मजा यहाँ पर इनको देखने में। अमेज़न फॉरेस्ट बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट है अपने आप में। जनरली आपको ये जो एरिया दिखेगा इस टाइप के फॉरेस्ट नहीं है अमेज़न के, इस टाइप के नहीं है। अमेज़न की फॉरेस्ट बहुत क्लासी फॉरेस्ट है, बहुत क्लासी फॉरेस्ट है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है। मैं इसके आगे बात करूंगा, ठीक है, इसके आगे बात करूंगा। टाइप ऑफ फॉरेस्ट मैंने आप लोगों को 5 बता दिया। आगे बढ़ो। एवरग्रीन फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंट बातें क्या है जरा मैं आपको बता देता हूँ फिर भी एक बार। क्या करेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ने के लिए, मैं आप लोगों को हाइलाइटर यूज करूंगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं आप लोगों को जनरली एक बार कलर में सेलेक्ट कर देता हूँ, हाइलाइटर का कौन सा कलर ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो व्हाइट कलर का कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली इस टाइप की स्लाइड्स में ना कलर ही यूज नहीं कर सकते। चलो कोई ना। कहाँ पर मिलेंगे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर मिलेंगे? जनरली सेमी एवरग्रीन अलग फॉरेस्ट है, वो भी आपको पढ़ाऊंगा। These forests are found in western slope of Western Ghats, and eastern slope of the Eastern Ghats. Hill of northern eastern states and अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलेंगे। यहाँ पर जो होती है वो बारिश होती है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एंड टेम्परेचर अबाउट 22 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रेट, मतलब जो होता है ना स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है सीधे,
विल लेयर क्रॉस द ग्राउंड एंड द कवर्ड बाय द श्रब्स एंड क्रीपर्स। कुछ खास पॉइंट्स नहीं है, बाकी एक बार पढ़ने के लिए है। ये आपको देखो एकदम स्ट्रेट दिखने को मिलेंगे, एकदम स्ट्रेट है सर, खड़े हैं, एकदम खड़े हैं। दैट कॉल्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। ट्रीज रिच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर्स और अबाउ। 60 मीटर्स और अबाउ क्या हुआ है यहाँ पर, 60 मीटर और अबाउ की जो हाइट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। जनरली आप ये देखेंगे एक बार, ठीक है। और देयर आर नो डिफाइनाइट टाइम ट्रीज टू शेड देयर लीव्स एंड फाइट। इनमें जो इतना डिस्टर्ब करते हैं ना कभी कभी। और इनमें जो स्पीसीज मिलेगी वो आपको मिलेगी रोजवुड, वो आपको मिलेगी रोजवुड, इंपॉर्टेंट है। महोगनी मिलेगी, महोगनी के अलावा एनी मिलेगी, एनी के अलावा इबोनी मिलेगी, एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट अदर स्पीसीज मिलने वाली है। फिर से याद रखेंगे, रोजवुड जो किसका एग्जांपल है, रोजवुड एग्जांपल मिलेगा आपको किसका, फिर से बोलो, रोजवुड एग्जांपल मिलेगा किसका, एक बार फिर से, रोजवुड किसका, महोगनी किसका, महोगनी किसका, एनी 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 याद रखना है, इबोनी एनी इबोनी, यहाँ तो बात नहीं। चलिए ये आपको आई थिंक ये एनी है या फिर मे बी इबोनी है, मुझे आई एम नॉट बी श्योर अबाउट इट, बट आपको देखने को मिलेंगे ये। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझको इंग्लिश में नाम एक्चुअली कम याद रहते हैं थोड़े से, क्योंकि आई एम ए ग्रेट, मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है और अपनी हिंदी भाषा से प्यार है। इंग्लिश उतना ही जितना काम आती है, मैं मानता हूँ इंग्लिश बहुत जरूरी है, बट मुझे जनरली हिंदी पसंद है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर लेस रेनी पार्ट्स जो फाउंड होते हैं, और सेमी एवरग्रीन के बारे में बात करूंगा तो जनरली ये आपको मॉइस्ट डिसिडुअस और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, दोनों के बीच वाला जो पार्ट है वो आपको सेमी एवरग्रीन मिलेगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था। सच फॉरेस्ट हैव ए मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डिसिडुअस ट्रीज दैट underground climber provide to evergreen character these forest. Many species are kedar, white kedar, hollow and kale. ये याद रखना है। कौन सी मेन स्पीसीज है वो जनरली ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस टाइप की सेमी एवरग्रीन आपको देखने को मिलेंगे। द ओक फॉरेस्ट इन गढ़वाल रीजन, गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर है, उसका मैप मैं भी दिखाऊंगा आपको। एंड कुमाऊं रीजन आर रिप्लेस्ड बाय पाइन। पाइन के जो पाइन ट्रीज होते हैं ना, जो जनरली क्या होते हैं, जो रेलवे जो लाइंस होती है उनके नीचे आपने लकड़ी के ब्लॉक देखे होंगे। अब तो जनरली सीमेंट के रखने लग गए, लेकिन पहले के जमाने में लकड़ी के रखते थे। अभी भी बहुत से एरियाज में लकड़ी के रखे जाते हैं। तो ये लकड़ी बहुत ज़्यादा होती है, वो अच्छी होती है, क्योंकि इसमें देख लो आप, धूप, गर्मी, बारिश, बरसात, किसी का कोई असर नहीं होता है। थोड़ी ना कोई ये लकड़ी फूलने लग जाती है, नहीं सर। तो जनरली ये जो है रेलवे लाइन्स के अंदर यूज होती थी, पाइन की जो लकड़ी है, ठीक है। एंड फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्लांटेशंस ऑफ टी। मतलब ये वाला एरिया जो ऐसा है जहाँ पर ट्रीज भी मिले, टी वाले, चाय के जो मैदान है, चाय वाला जो एरिया है वो भी ये होता है, सेमी एवरग्रीन में आता है। रबर और कॉफी वाला जो एरिया है वो भी आता है। उत्तराखंड में जरा एक बार देख लेंगे, गढ़वाल रीजन है, ये गढ़वाल है, और ये यहाँ पर ये कुमाऊं रीजन है। कुमाऊं हिमालय आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कुमाऊं हिमालय एक बार याद रखें। जस्ट माफी चाहता हूँ इससे। इतना क्या होता है ना, इतनी ठंड हो रही है ना कि जो है जो मैं यूज करता हूँ टेप, वो भी एक्चुअली क्या है ना, मतलब मैं कभी नाइट में फोन रख के सोता हूँ साइड में, तो फोन मेरे को मॉर्निंग तक गीला मिलता है सर। दैट वाज बैड। इतनी ज्यादा भयानक जो है वो ठंड हो रही है, रूम के अंदर तक ओस हो रही है सर, इतना भयानक वाला जो ठंड है। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट के बारे में बात करूंगा। सो दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट। मॉनसून फॉरेस्ट मतलब इनमें जो जनरली आपको बारिश दिखेगी वो 70 to 200 सेंटीमीटर की है। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जिसमें 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है, वो होते हैं मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। एक होता है 70 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है, जिसे मैं बोलूंगा ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश मैंने आप लोगों को बता दी। कहां पर मिलेंगे आपको? जो फुटहिल्स ऑफ हिमालय वहां पर मिलेंगे। ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, पहले अभी हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा था, वो कहां मिल रहे थे? ईस्टर्न स्लोप ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। बट जो मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो जो उसके अपोजिट होते हैं। ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट
एंड ओडिशा वाला जो एरिया है वहां पर मिलेंगे आपको। इनके जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन कौन सी है, टीक है, साल है, लड़कियों के नाम याद रख लो, शीशम, महुआ, आंवला, लड़कियां क्या यूज करती है, आंवला वाला तेल यूज करती है, सेमूल, कुसुम, कुसुम भी लड़की का नाम है, एंड सैंडलवुड, लड़कियां सैंडल भी यूज करती है, लकड़ी की सैंडल पहन लेंगे, सैंडलवुड याद रखेंगे। सैंडलवुड किसका एग्जाम्पल है, मोइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। शीशम जो है वो भी इसका एग्जाम्पल है, कुसुम है, इसके अलावा क्या बोलते हैं, महुआ है, इसके अलावा टीक है, ये सारे एग्जाम्पल है। साल हो गया, आंवला हो गया, सिमुल हो गया, वो सारे एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। इसके एग्जाम्पल है, जनरली वो आपसे क्वेश्चन में मोस्ट डिसिडुअस या फिर ड्राई डिसिडुअस नहीं देगा, ओनली डिसिडुअस दे देगा, वही काफी होगा। तो याद रखना है कि फिर भी अपन को और भी ज्यादा हाई लेवल का पूछ ले तो मोस्ट डिसिडुअस याद रखना। ये मैं आपके एनसीईआरटी वाले पेपर का नहीं बता रहा हूँ, मैं आपके अपर हाई लेवल से बता रहा हूँ। ठीक है, फोटो कितनी बेहतरीन फोटो है। यहाँ पर जो जनरली हिरन है वो आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, 12 है सिंगा है, बहुत सी जगह, बहुत सारी जगह हिरन है। और मुझे बहुत खूबसूरत पिक्चर लगती है ये वाला जो एरिया है, ये मोस्ट डिसिडुअस बारिश वाला जो एरिया है, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है। और जनरली ऐसा नहीं है कि भयानक जंगल है, जनरली ऐसी ही जगह पर आप लोगों को जो सेंचुरीज है वो देखने को मिलेगी, जहाँ पर लिमिटेड बारिश होती है। ऐसा नहीं है कि भयानक बाढ़ वाली स्थिति है, ऑल टाइम बारिश ही होती जा रही है, ऐसा होता नहीं है। आप अफ्रीका के जंगल देखेंगे, वहां पे भी लगभग आपको यही एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये ट्रॉपिकल एरिया ही है जहां पर ज्यादातर जो ये एरिया होते हैं ट्रॉपिकल एरिया होते हैं, क्योंकि इसको सनलाइट भी चाहिए होती है पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, तो ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में बात करूंगा, जहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर के बारे में बारिश होगी। आपको भारत का बहुत ज्यादा एरिया आपको इस तरीके से दिखाई देगा, जनरली देखोगे आप इस तरीके से आपको भारत का बहुत ज्यादा एरिया दिखाई देता है। और हर जगह मुझे तो यही दिखाई देता है सर। मैं हमारे आसपास एरिया के बारे में बात करूँ तो मुझे इसी टाइप का एरिया दिखाई देता है। पहाड़ों पे भी इसी टाइप का एरिया होता है, जनरली थोड़ा सूखा सूखा सा, गीला गीला सा होता है, बारिश में भीग जाता है, हरे भरे हो जाते हैं, फिर सूखने लग जाता है। तो ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह सूखा है इन जगह। और जो थोड़ा सा पेनिनसुलर एरिया, वहां पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, जनरली आप फोटो देख सकते हैं। Parklands are found in higher rainfall regions of the peninsular plateau and the northern Indian plateau. As the dry season begins, the trees shed their leaves completely and the forest appears like a vast grassland with naked tree all around. तेंदू, पलास, ध्यान रखेंगे, देखो फिर से स्पीसीज आ रही है, तेंदू, पलास, अमलटास, बेल, खेर, एक्सलवुड एग्जाम्पल है इंपोर्टेंट। किसके एग्जाम्पल है, आप तो डिसिडुअस से याद रखो। यहां तक बात समझ में आई है। कहां मिलेंगे, सदर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान में आपको मिलेगा, और लो रेनफॉल वाले ओवर ग्रेजिंग एरिया में आपको देखने को मिलेगा। यहां तक मैंने आपको बात बताई थी, फिर उसके बाद बाबू सोना बिल्कुल भूल जाओ। ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट के बारे में बात करूंगा। ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, ये हमारा कल का पड़ा हुआ लास्ट टॉपिक था। ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट में क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है। यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ ए वेराइटी ऑफ ग्रास मिलेगी आपको एंड श्रब्स मिलेगा। इट इंक्लूड सेमी एरिड एरिया जो होते हैं ऑफ द साउथ वेस्ट, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है, गुजरात वाला जो एरिया है, वो जनरली ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट में आता है। इन दिस फॉरेस्ट प्लांट रिमेन लीफलेस, पत्तियां होती नहीं क्योंकि सब झड़ जाती है, सूख जाते हैं। ठीक है, जरा देखो एक बार फोटो, ये वाले जो फोटो होते हैं इस टाइप के होते हैं, प्लांट लेस, इनमें पत्तियां होती बहुत कम है। आपको इस टाइप के जो बेम्बू वगैरह है, बबूल वगैरह जो है, वहां पे आपको जनरली पत्तियां कम देखने को मिलेगी। ठीक है, और इस तरीके से सिर्फ रूट जो होता है वो देखने को ज्यादा। हम जब गिल्ली डंडा खेलते हैं ना, तो गिल्ली डंडा, अभी कभी आप बेर वाला पौधा देखना, बेर में क्या होता है ना, सिर्फ बेर लगे होते हैं और बेर टूटे और फिर वो सूख जाता है, फिर से वापस बेर आ जाता है, इतनी पत्तियां नहीं आती है। मैं एक बार बहुत पुराना एक किस्सा बताता हूँ। मैं जब क्लास में भी मुझे याद होगा, मैं भी क्लास 9th में, आई वाज थिंकिंग क्लास 8 और मैं भी क्लास 9th, आई डोंट नो, आई एम नॉट बी प्रीटी श्योर, बट मे बी इन ए क्लास 6th 7th 8th 9th ऐसे कुछ करके 6th 7th समझ सकते हैं, 6th 7th की बात कर रहा हूँ। तो हम एक स्कूल में पढ़ने जाते थे, मैं वहां पर आ रहा था, तो क्या होता था ना, हमारा जब छुट्टी हो जाती थी तो ऐसे लड़ाई होती थी, कौन सबसे पहले फटाफट से वहां पे पहुंचे और फटाफट से जितने भी बेर हैं वो सब तोड़ो। हरे वाले बेर, देखो 2 टाइप के बेर होते हैं, हरे और एक लाल।
तो नीले बेर हरे बेर जो होते थे वो एक राजपूत मकान था, वो बहुत अच्छे मैं उनको अभी तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, पहले उतना नहीं जानता था क्योंकि पहले बच्चा था। तो अंकल का मकान था, वहाँ पे एक भैया रहते थे। वो भैया रहते थे, उनकी डेथ हो चुकी है। तो खैर वो सब अपने रिलेटेड बात नहीं है, बट मैं ये बात किस्सा बताना चाह रहा हूँ कि जब बेर के बारे में बात करूँगा तो वहाँ पर मैं पहुँच गया साइकिल लेके, और मुझे याद रहा नहीं, ऐसे ही एक लकड़ी वहाँ से मैंने उठाई, झाड़ियों में से एक लकड़ी उठाई, और मुझे आइडिया नहीं था कि नीचे कोई कुत्ता सो रहा है, ऐसे कोई एक डॉग सो रहा था, स्ट्रीट डॉग। मैंने जैसे लकड़ी ऊपर करी, उसको लगा कि मैं उसको मारना चाह रहा हूँ, और उसने मुझे पैर पे बाइट कर लिया और इतना भयानक काटा कि फिर मुझे 14 इंजेक्शन, एग्जैक्ट मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे 14 इंजेक्शन लगवाने पड़े थे। और बाद में उस कुत्ते को मार दिया गया क्योंकि उसने मेरे अलावा फिर बाद में भी और लोगों को काटा, और वो बहुत ज़्यादा ये सब कुत्ता हो गया था, और इतना भयानक काटा था, आप यकीन नहीं करेंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। उस टाइम जनरली मोटरसाइकिल्स वगैरह उतनी ज़्यादा थी, मतलब लोग उतने ज़्यादा रिच नहीं हुआ करते थे। तो साइकिल्स वगैरह हमारे टीचर्स जनरली साइकिल्स पे आया करते थे, 4-4 किलोमीटर दूर से साइकिल्स पे आया करते थे। तो उन्होंने मुझे साइकिल पे उठाया और घर पे लेके गए। घर पे पापा मुझे आई थिंक बाइक थी मे बी, या पापा के पास कार थी, वो मुझे एक जगह लेके गए, पास के बड़े गांव में लेके गए जहाँ पर मुझे दिखाया गया। वहाँ पर मेरा पहला इंजेक्शन लगा, उसके बाद रेगुलर 13 इंजेक्शन मुझे लगवाया, और वो दिन मुझे आज भी याद है। उसके अलावा एक अंकल हुआ करते थे, अभी भी हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उनके घर में एक बेर का पेड़ है। हम जनरली ऐसे हम लोगों ने बहुत मजे करे हैं बचपन में। आप लोग तो कुछ भी नहीं है सर, आप लोग कुछ करते ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग करो। जनरली आप जब टीएम के ओसी देखते हैं तो उसमें जो टप्पू सेना है वो करती ही नहीं करती, खूब मजे करती है। आम भी तोड़ते हैं, परमिशन लेके तोड़ते हैं, बिना परमिशन लेके भी तोड़ते हैं, क्या कर लेंगे, तो जान तो ले ली, लेकिन ये चीजें याद रहती है। और ये चीजें आप लोगों के अंदर एक अलग सी जो स्पार्क है, एक अलग सी एनर्जी क्रिएट होती है सर। तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए, हमें करनी चाहिए, खूब मजे लेने चाहिए, फालतू में नहीं। देखो सर, जो जनरली लोग बहुत सारे सोचते हैं, मजे जो गिनते हैं, जनरली मैं मेरे दोस्तों के बारे में बात करूँ तो मुझे कभी किसी ने सजेशन किया था, कभी जो है कभी की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे सजेशन किया था कि सर आप क्या है ना, मुझे सजेशन किया कि यार जिंदगी के मजे लेने चाहिए। मैंने कहा भाई कैसे बता, जरा मुझे बता कि यार हर चीज ट्राई करनी चाहिए। अब समझ रहे हो आप, मैं आज वो दिन है और आज का दिन है, आज तक कभी उससे बात नहीं की है, क्योंकि जहां पर ये बात आ जाती है कि हर चीज के मजे लेने चाहिए, तो भाई मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि एक बार पहाड़ से कूद कर जरूर यार, कभी ये चीज ट्राई की नहीं ना, एक बार करके देख, एक बार पहाड़ से कूद कर ट्राई कर। जिंदा बचता है तो ऊपर बात करते हैं, और नहीं बचता है तो जय श्री राम, मैं आ जाऊंगा जब भी आपका। देखो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन जरूरी ऐसे लोगों को ऐसे तरीके से जवाब देना पड़ता है। कोई आपको ज्ञान देना चाहता तो आप दूर हट जाना, सच्ची बता रहा हूँ मैं। उसको ऐसा बोलना कि भाई कर, तेरी मर्जी पड़े, तुम बस मुझे दूर से नमस्ते कर दो, नमस्ते करो, इसको हटाओ। तो वो टाइम की बातें हैं, और आज भी मैं उन्हें कभी कभी याद करता हूँ, आपके साथ शेयर किया। मुझे जनरली ऐसे याद नहीं आता है, बट अभी एकदम से बेबूल और बेर के बारे में बात कर रहा हूँ। बेबूल की बात इस वजह से, मुझे बबूल की बात इस वजह से याद है। हम जैसे बम्बूल बोलते हैं, बम्बूल के पौधे, बम्बूल एम जरूर लगा देते हैं बीच में। बेबूल में क्या होता है ना, बबूल के जो पौधे होते हैं, बबूल के जो पेड़ होते हैं, जनरली सूख जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। तो इसका क्या करते हैं, एक एरिया काट के, थोड़ा सा जो डंडा जो बन सकता है वो डंडा काट के, वो वाला एरिया, और हम गिल्ली डंडा खेलते हैं। गिल्ली डंडा बहुत खेला बचपन में, ऐसे रेडी ऐसे एक खड्डा करते थे, उसमें वहां पे गिल्ली रख के डंडे से गिल्ली डंडा खूब खेला। तो गिल्ली डंडा जब खेलते थे तो जनरली बबूल के पेड़ हम यूज करते थे, ताकि क्या होता था ना, इजीली छिलने में आ जाता था, इजीली छिलने में। और कुल्हाड़ी वगैरह हमने बहुत यूज करी है। अभी जो जनरली आज के एज के मैं स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँ तो वो कुल्हाड़ी उठा भी नहीं पाएंगे, यूज करना तो दूर की बात है। मैं चाहूंगा कि आप ये सब करके देखें, बहुत अलग मजे आते हैं सर इनमें। लोग आपको गवार समझेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार बताऊं कि बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी से एक बार जाके पूछना कि उन्होंने ऐसा किया हुआ नहीं किया हुआ, ठीक है। मतलब देखो, बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी जनरली जो बड़े खानदान में पैदा हुई है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो जनरली गाँव से निकल के गए, उन्होंने सब किया हुआ है। उन्होंने ओपन में भी सोच किया हुआ है। आजकल तो सब
गोल्डन शीट पे सोच करते हैं, टिश्यू वगैरह यूज करते हैं। बट मैं बात बता रहा हूँ कि हम लोगों ने वो सब चीजें की हुई है जो जनरली एक ग्रामीण व्यक्ति करता है, और वो बहुत अच्छे पल होते हैं, लाइफ के एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ तक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, उसके बाद आगे बात कर रहा हूँ माउंटेन फॉरेस्ट की, राइट। अब बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट की। इन माउंटेन एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, मतलब हाइट के साथ बढ़ने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, ऑब्वियसली बात है। आप जनरली हाइट वाले एरिया में चले जाओ, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कश्मीर या फिर उत्तराखंड वाले एरिया में चले जाओ, शिमला जाते हो तो वो हाइट पे ही है, तो जितना एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो उतना ज्यादा ठंड होती जाएगी। इन माउंटेन एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स टू करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। और ऑब्वियसली बात है सब, जब आप हाइट पे जाते जाओगे तो नेचुरल वेजिटेशन में भी फर्क आता जाएगा, क्योंकि एल्टीट्यूड के साथ हाइट के साथ नेचुरल वेजिटेशन चेंज होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। माउंटेन फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। माउंटेन फॉरेस्ट टू टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड द सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन्स ऐसे थोड़ी है कि नॉर्दर्न एरिया में, सदर्न एरिया में भी माउंटेन है। द हिमालयन रेंज शो ए सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा। टुंड्रा फॉरेस्ट जनरली आपको देखने को मिलेंगे, जो जनरली जो कोन शेप होता है ना, कोन शेप, जो कोन शेप आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ट्री होता है जो जनरली क्रिसमस ट्री होता है, विच चेंजेस इन द एल्टीट्यूड। ये देखो माउंटेन फॉरेस्ट है, ये वाला जो माउंटेन फॉरेस्ट है, जो हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की जो वेजिटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। डिसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। डिसिडुअस फॉरेस्ट है जो हिमालय की फुट हिल्स में, मैंने आप लोगों को बता दिया। इट इज सक्सीड बाय द वेट टेम्परेचर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बिटवीन द एल्टीट्यूड 1000 टू 2000 मीटर। जहाँ का एल्टीट्यूड 1000 से 2000 मीटर तक होता है, वहां पर जनरली आपको देखने को मिलेंगे। लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट के बारे में बात करूंगा, तो आप लोग ये देखिए, आप फोटो देखिए ऊपर, ये जो इस टाइप का जो एरिया है, जरा एक बार पढ़ेंगे। वेटलैंड वाला जो एरिया होता है ना, वेटलैंड हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 8 कैटेगरीज। इंडियन वेटलैंड जो एरिया है वो 8 कैटेगरी में बटा हुआ है। पहला, द रिजर्वॉयर्स ऑफ द डेक्कन प्लेटो इन द साउथ। डेक्कन प्लेटो आपको साउथ वाला जो एरिया है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाला जो एरिया, वहां पर आपको डेक्कन प्लेटो देखने को मिलेगा। विद द लगून्स लेक, लेगून लेक मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। लगून जैसे चिल्का जो है एक लगून लेक है, चिल्का जो लेक है वो लगून लेक है। और एंड अदर वेटलैंड्स ऑफ द सदर्न, जैसे एक है रिवर है, एक लेक और है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, जो लद्दाख में है, जो जनरली आप लोगों ने 3 इडियट्स में देखा होगा, वो एक लेगून लेक है। सो द रिजर्वॉयर्स ऑफ द डेक्कन प्लेटो इन द साउथ टुगेदर विद द लगून्स एंड अदर वेटलैंड्स ऑफ द सदर्न वेस्ट कोस्ट। सेकंड पॉइंट है द वास्ट सलाइन एक्सपेंसेस ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द गल्फ ऑफ कच्छ। द वास्ट सलाइन एक्सपेंसेस ऑफ राजस्थान, मतलब जनरली ये भी एक वेटलैंड वाली कैटेगरी है, ठीक है, वेटलैंड वाली कैटेगरी है। थर्ड जो कैटेगरी है वो है फ्रेश वाटर लेक, जो कि है डल लेक। इंडिया की सबसे अच्छी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? डल लेक है, वुलर लेक है, दोनों ही लेक है। तो दोनों कहाँ पर है? कश्मीर में आपको मिलेगी। फ्रेश वाटर लेक्स आर रिजर्वॉयर्स फ्रॉम गुजरात ईस्टवर्ड थ्रू राजस्थान, जो कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी एक वेटलैंड वाला एरिया है, एंड मध्य प्रदेश। ये लिटोरल और एंड स्वाम्प फॉरेस्ट आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, जो जनरली सुंदरवन डेल्टा वाला जो एरिया होता है ना, इस टाइप का जो एरिया है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बारे में बात करूंगा आगे की तरफ। द डेल्टा वेटलैंड्स एंड लगून्स ऑफ इंडिया ईस्ट कोस्ट, जैसे चिल्का लेक मैंने आप लोगों को बता दिया, चिल्का वाली जो लेक है उड़ीसा, वो एक लगून लेक है। द फ्रेश वाटर मार्सेस ऑफ द गैंगेटिक प्लेन, जो गंगा प्लान के जो फ्रेश वाटर मार्सेस हैं वो है एक तरीके से वेटलैंड है। द फ्लड प्लेन्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र, फ्लड प्लेन समझ रहे हो आप, जहां पर बाढ़ आती है वो वाला एरिया, वो वाला प्लेन। द मार्शेस एंड स्वाम्प्स इन द हिल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इन द हिमालयस फुटहिल्स। 7th पॉइंट जो पढ़ रहे हैं, द लेक एंड रिवर्स ऑफ द माउंटेन रीजन ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख। जो माउंटेन रीजन मैंने आप लोगों को बताया अभी कि जो जनरली हायर एल्टीट्यूड पे होते हैं वो माउंटेन रीजन है, मतलब जहां पर टेम्परेचर कम होता जाता है हाइट के बढ़ने के साथ साथ। तो वहां की जो लगून्स है, मैंने अभी आपको लद्दाख वाला एरिया बताया, लद्दाख की जो लगून बताई, तो कश्मीर एंड लद्दाख। द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द अदर वेटलैंड ऑफ द आइसलैंड आर्क्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड को कौन से आपको फॉरेस्ट मिलेंगे? जनरली मैंग्रोव वाले फॉरेस्ट मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
In India, the mangrove forest spread over 6,740 square kilometer. बहुत ज्यादा है सर, 7% है पूरे वर्ल्ड का इंडिया के अंदर। जब मैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बात करूंगा तो इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड का 7% है सर अपने आप में, जो कि है 6,740 स्क्वायर किलोमीटर। दे आर डेवलप्ड इन अंडमान निकोबार आइलैंड, सुंदरवन ऑफ वेस्ट बंगाल, द महानदी डेल्टा, गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा। जनरली आपको 4 डेल्टा सबसे मैसिव मिलेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो सुंदरवन डेल्टा है वो हो गया एक, महानदी जो कि पेनिनसुलर रिवर है वो वाला डेल्टा, कृष्णा रिवर डेल्टा और गोदावरी डेल्टा ये आपको मिलेगा। कावेरी में कोई ज्यादा बड़ा डेल्टा नहीं होता है तो इस वजह से उसको मेंशन नहीं करते हैं। यहाँ तक बात समझना के लिए ये क्लास जनरली हो चुकी है। देखो आपको क्या पढ़ा है, माउंटेन फॉरेस्ट पढ़ाया। माउंटेन फॉरेस्ट में क्या पढ़ा है कि एल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वेजिटेशन डिफरेंट होता जाता है क्योंकि टेम्परेचर कम होता जाता है। ये बात मैंने आप लोगों को बता दी। इसके बाद में लिटोरल और या फिर मैं सॉन्ग फॉरेस्ट के बारे में बात करूंगा। तो मैंने आपको 8 टाइप की जो वेटलैंड्स है वो पढ़ाया, जैसे चिल्का लेक वाला जो हो गया एक अपने आप में, एक है लगून वाला जो एरिया है, उसके अलावा फ्रेश वाटर वाला जो एरिया है गंगा प्लान में, ब्रह्मपुत्र का फ्लड वाला प्लेन है वो है, और द लेक ऑफ कश्मीर और लद्दाख वाला जो रीजन है। मैंग्रोव के बारे में बात कर लो, और उसके अलावा राजस्थान में सलाइन वाटर के बारे में बात कर लो जो कि है गुजरात वगैरह में फैला हुआ है, जो राजस्थान गुजरात में है, जरा देखेंगे एक बार। द वास्ट सलाइन एक्सपेंसेस ऑफ राजस्थान गुजरात एंड द गल्फ ऑफ कच्छ एंड डेक्कन प्लेटू वगैरह के बारे में। तो जितने भी 8 वेटलैंड है मैंने आप इस टाइप की कैटेगरीज में बांट दिए 8 वेटलैंड को। ठीक है, तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। प्यार बनाए रखें, अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितनी भी आपको चीजें चाहिए, जितनी भी आपको PDF चाहिए, जितने भी आपको और एक्सेट्रा थिंग्स चाहिए, लिंक चाहिए वीडियो के, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को ध्यान रखें, अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। अभी बढ़िया, कभी बाहर नहीं निकले, घर पे ही एंजॉय करें, और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, वैक्सीनेटेड करें अपने आप को। और वैक्सीनेटेड एकदम वैक्सीनेटेड करना खुद को कोई गलत बात नहीं है, सभी ने किया हुआ है इंडिया में, और आप भी लगवा सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। सब कुछ टाइम टू टाइम ठीक हो ही जाएगा। फिर से कोरोना आ चुका है, चाइना पता नहीं क्या चाहता है, उन्होंने एक ऐसा वायरस फैलाया जो पूरी दुनिया को एक बहुत पीछे ले गया। तो कुछ कर नहीं सकते, जो है सब है, सब इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हम भी गुजर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।